ली झांग कुछ कदम आगे बढ़े। उन्होंने एक चंचल मुस्कान दिखाते हुए कहा, ये लियू येई और वांग यान के बीच का मामला है। अगर वे आदान प्रदान करना चाहते हैं तो उन्हें आदान प्रदान करने दें। ये फैन, क्या तुम ज्यादा दखल नहीं दे रहे हो? पापा। ये फैन ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे अपना दाहिना हाथ लहराया और ली झांग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस आवाज से सभी चौंक गए। ली झांग एक बेजुका की तरह 2 मीटर दूर उड़ गया। कोई कल्पना कर सकता है कि थप्पड़ कितना शक्तिशाली था। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका आधा चेहरा तुरंत सूज गया। उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। उसका दिमाग चकरा गया। थोड़ी देर बाद वह गुस्से से चिल्लाया, तुम। लेकिन ये फैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके दिल में तिरस्कार था, उपेक्षा थी। उसने उसे पूरी तरह हवा की तरह समझा, मानो वह अस्तित्व में ही न हो। मुझे दे दो। ये फैन ने सिर्फ ये 2 शब्द कहे। उसने शांति से लियू युंजी और वांग यान की तरफ देखा। ली झांग ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। वह जल्दी से दौड़ा और ये फैन का कॉलर फाड़ने ही वाला था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वह अपने कपड़ों के किनारे को छू पाता, ये फैन ने उसके चेहरे की दूसरी तरफ से उसे पीछे से मारा। उसने फिर भी उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह एक मक्खी की तरह था जिसे भगाया जा रहा था। ये भी एक जोरदार थप्पड़ था। ताकत अजीब तरह से बहुत ज्यादा थी। ली झांग लेटे हुए थे और उड़ते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा गए। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। मुझे दे दो। ये फैन ने अभी भी केवल ये 2 शब्द कहे। उसने शांति से वांग यान और लियू युंजी को देखा। इस बार वांग यान पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखें चकरा देने वाली थी। उसने ये फैन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसने एक तरफ देखा। उसने विषय बदलते हुए कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे यह नहीं दूंगी। मैं हमेशा उसके साथ इस पर चर्चा करती रही हूँ। दुर्भाग्य से उसे पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं था। उसने बोलना बंद कर दिया और अपने शब्द बदल दिए, चूंकि येई ने वादा तोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे वापस कर दूंगी। क्या ये ठीक है? बोलते बोलते उसने अपनी कलाई पर बंधी क्रिस्टल की माला उतार ली। वह उसे ये फैन को सौंपने ही वाली थी। लेकिन इस समय लियू युंजी, जो अब तक चुप थी, बोली, ये फैन, तुम बहुत दबंग हो। तुम्हें क्या लगता है कि ली झांग क्या है? इस समय ली झांग को आखिरकार होश आ गया। वह तुरंत चिल्लाया और फिर से भागने वाला था। एक तरफ खड़े पैंगबो ने घृणा से अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, तुम अपमानित होने को कह रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम दौड़कर मेरे पास क्यों नहीं आते? ये शब्द सुनकर ली झांग तुरंत डर गया। उसने पास से ही चिल्लाकर कहा, लेकिन वह एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुमने ली झांग के साथ ऐसा क्यों किया? लियू युंजी ने ये फैन से पूछा। तुमने मुझे क्यों मारा? ली चांग ने गुस्से से कहा। क्या मुझे मक्खी को समझाने और तर्क करने की जरूरत है? ली छे, ली ने कहा। ली ने कहा। ली, ये जे हाओ। ली ने कहा। ली तो ली थी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस समय ली झांग के गाल सूज गए थे। वह इतना गुस्से में था कि उसने लगभग मुंह से खून थूक दिया। वह पहले से ही देख सकता था कि ये फैन लियू युंजी को नीची नजर से देख रहा था। ये फैन ने उसे एक नजर भी नहीं बख्शा। वह उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। इससे वास्तव में उसके अभिमान को ठेस पहुंची। ये फैन ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। वांग यान ने जल्दी से उसके हाथ पर मोती रख दिए। उसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की और कुछ कदम पीछे हट गई। हम सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में येई का जीवन अच्छा नहीं रहा है। उसे गंभीर झटका लगा है। उसका व्यक्तित्व और मानसिकता बदल गई है। वह बहुत कमजोर है और उसमें आत्मविश्वास की कमी है। इस तरह के मनोवैज्ञानिक आघात को समायोजित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। मुझे उम्मीद है कि तुम खुद पर संयम रखोगे और अपने शब्दों पर ध्यान दोगे। इस तरह की स्थिति में उसे तंग मत करो। बहुत बेशर्म मत बनो। ये फैन ने बहुत धीमी आवाज में वांग यान को चेतावनी दी। उसे ऐसे भारी शब्द कहते हुए सुनकर वांग यान का चेहरा पीला पड़ गया। वह शर्मिंदा और क्रोधित थी, लेकिन वह और भी अधिक डरी हुई थी। वह कुछ कदम पीछे हट गई और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये फैन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। लियू युंजी का चेहरा उदास था। बाकी लोगों ने ये सब देखा और कुछ नहीं कहा। जब सभी ने सोचा कि ये फैन पीछे मुड़कर जाने वाला है, तो उन्होंने पाया कि उसने अचानक अपनी मुट्ठी लहराई और लियू युंजी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एक पल में लियू युंजी की नाक और मुंह से खून बहने लगा। जमीन पर गिरते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये फैन उस पर भी हमला करेगा। मैंने तुमसे बहस नहीं की, लेकिन तुम हमेशा मुझे उकसाते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा स्वभाव अच्छा है? ये फैन ने हल्के से उस पर अपनी नजर घुमाई। जब वह मुड़ा और चला गया तो उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। ये फैन। लियू युंजी ने अपने दांत भींच लिए। जमीन पर लेटकर उसने अपनी नाक और मुंह से खून पोंछा और चिल्लाया, बस तुम रुको। पैंगबो ने ये शब्द सुने और तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने अपना पैर उठाया और लात मारते हुए कहा, तुम किसका इंतजार करवाना चाहते हो? बताया आप क्या चाहते हैं? बैंग बैंग बैंग। उसने लगातार लियू युंजी को 1 दर्जन बार लात मारी, जिससे वह दूर जा गिरा। अंत में वह बेहोश हो गया। बाकी लोग ये सब किनारे से देखते रहे। किसी ने बीच बचाव के लिए कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जो लियू युंजी को पसंद नहीं करते थे। पिछले माहौल में तो सब ठीक था, लेकिन इस नई दुनिया में उसकी तथाकथित पहचान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। और यहाँ तक कि 2 या 3 लोग जो लियू युंजी के लिए बोलना चाहते थे, उन सभी ने चुप रहना चुना, क्योंकि वे जानते थे कि एक बार ये फैन ने अपनी तीक्ष्णता प्रकट कर दी तो उसे उकसाना सबसे अच्छा नहीं था। सबने देखा, ली चांग को अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई। वह आसपास के लोगों पर चिल्लाने लगा। पैंगबो के अलावा किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस समय पैंगबो लियू युंजी को लात मारने के बाद बड़े कदमों से आगे बढ़ा और जवाब दिया, मैंने ये देखा, मैंने ये सब देखा। बैंग बैंग बैंग। पैंगबो का बड़ा पैर रेत के थैले को लात मारने जैसा था। उसने ली चांग को मरे हुए सुअर की तरह लात मारी, जिससे वह लुढ़क गया और बुरी तरह चीखने लगा।
भीड़ ने इस वजह से देरी नहीं की और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। वांग यान ने लियू युंजी और ली चांगकिंग को ऊपर आने में मदद की और वे तीनों समूह के पीछे लटक गए। इस समय लियू युंजी और ली चांगकिंग ने अपने दांत पीस लिए। अभी अभी उन्होंने अपना सारा सम्मान खो दिया था, ये बहुत शर्मनाक था। साथ ही उन्हें खून की उल्टी करने की इच्छा भी हो रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि उनके पिछले कामों को ये फैन ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। उसने उन्हें बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उनके कामों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस तरह के बेपरवाह तिरस्कार से उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो वे एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा पक्ष उन पर ध्यान देने में बहुत आलसी था। जब वह नाराज होता था तभी वह उन्हें मक्खी की तरह थप्पड़ मारकर भगा देता था। वह उनके साथ समान स्तर के लोगों जैसा व्यवहार नहीं करता था। सबसे बड़ा झटका तो यही था कि उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार किया गया, उन्हें विरोधी भी नहीं माना गया। 1 घंटे बाद भीड़ एक और छोटे पहाड़ पर चढ़ गई। वे पहले से ही दूर से ऊंचे पहाड़ को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। इस समय आसपास के पहाड़ों में जानवरों की दहाड़ें तेज और तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस उजाड़ प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र को छोड़ने वाले थे। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। वे पहले ही आधे दिन तक पहाड़ों में यात्रा कर चुके थे। सभी बहुत थके हुए महसूस कर रहे थे। एक और पर्वत शिखर पर चढ़ने के बाद भीड़ ने आखिरकार पक्षियों को आसपास के वातावरण में देखा। बहुत जल्दी वे एक जीवंत दुनिया में प्रवेश कर गए। पक्षी चहचहा रहे थे और जानवर दहाड़ रहे थे। पौधे फल फूल रहे थे और जीवन से भरपूर थे। यह बेजान नहीं था। वहाँ एक खरगोश है, वहाँ एक बिज्जू भी है। जंगली जानवरों को देखकर कई लोगों की लार बहने लगी। केवल जंगली फल खाना वाकई बहुत फीका था। ये उस पत्थर की दीवार पर शब्द हैं। इस समय किसी ने उनके सामने एक पत्थर की दीवार देखी। उस पर कुछ बड़े प्राचीन शब्द खुदे हुए थे। पहले 3 प्राचीन शब्द सभी को पहले से ही दिखाई दे रहे थे। वे थे उजाड़ प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र। चौथा शब्द अंततः पृथ्वी होने की पुष्टि हुई। हमें ये 4 शब्द फिर से क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि हम निषिद्ध क्षेत्र से बाहर नहीं निकले? गलत, इससे ये साबित होता है कि हम निकल चुके हैं। यह उजाड़ प्राचीन निषिद्ध क्षेत्र की सीमा होनी चाहिए। हम अंततः सुरक्षित बच निकले हैं। चलो यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। मुझे लगता है कि हम जल्द ही लोगों से मिलेंगे। भीड़ में से 2-3 लोग इकट्ठे हुए और कुछ छोटे छोटे समूहों में बंट गए। वे बैठ गए और सोचने लगे कि यहाँ से जाने के बाद क्या करना है। ये स्पष्ट था कि उन्हें अलग होना ही था। मैं जाकर देखूंगा कि लियू युंजी और बाकी 2 लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे संदिग्ध तरीके से काम कर रहे हैं। ये कहते हुए पैंगो उठ खड़ा हुआ और कुछ ही दूरी पर जंगल में चला गया। कुछ देर बाद पैंगो वापस आया और ये फैन के कान में कुछ शब्द कहे। हम इस पहाड़ी क्षेत्र को छोड़ने वाले हैं। हर कोई निश्चित रूप से अपने अलग अलग रास्ते पर जाएगा। और इस रहस्यमयी दुनिया में सबसे ज्यादा संभावना है कि देवता और अमर अमर हों। अगर हम उन तीनों को पीछे छोड़ दें और अगर वे शक्ति प्राप्त कर लें तो जल्द या बाद में यह एक आपदा होगी। जब वह समय आएगा तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। बेहतर होगा कि ऐसा होने से पूरी तरह रोका जाए। ये फान खड़ा हो गया। जब उसने ये शब्द कहे तो वह बहुत शांत था, लेकिन उसने पहले ही उन तीनों के भाग्य का फैसला कर लिया था।